एक ऐसे बैंक की मिसाल लेते हैं जिसकी तिजोरी के दरवाजे 10 इंच मोटे भारी स्टील के बने हैं। और हर कोने में लेजर सिक्योरिटी भी लगी है। बिल्कुल, लेकिन दिक्कत यह है कि मुख्य दरवाजे का जो गार्ड है ना, वो हर उस इंसान को अंदर जाने दे रहा है जिसने चेहरे पे महज एक नकली मूंछ लगा रखी हो। हाँ बिल्कुल यही। मतलब सुनने में ये शायद किसी कॉमेडी फिल्म का दृश्य लगे। सही बात है। लेकिन अगर हम वेब डेवलपमेंट की दुनिया की बात करें ना, तो सिक्योरिटी के डिजाइन में होने वाली एक छोटी सी गलती कुछ ऐसा ही अंजाम देती है। बिल्कुल। और अक्सर होता क्या है कि सारा ध्यान इस बात पर होता है कि कोई वेबसाइट कितनी सुंदर दिख रही है या उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना तेज है। राइट। लेकिन अगर उस एप्लीकेशन के ताले और चाबी का सिस्टम ही कमजोर है, तो फिर वो पूरी मेहनत एक ही पल में हैकर्स के हाथ लग सकती है। और यही वजह है कि वेब सिक्योरिटी किसी भी एप्लीकेशन का सबसे अहम हिस्सा है, जो कि अक्सर लोगों को बहुत ही जटिल और डरावना लगता है। हाँ, जैसे ये सिर्फ गिने चुने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के ही समझ में आने वाली चीज हो, है ना? लेकिन असल में ऐसा है नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर इसके बुनियादी उसूलों को और काम करने के तरीकों को गहराई से समझ लिया जाए तो ये किसी भी सिस्टम का सबसे तार्किक हिस्सा बन जाता है। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का आधार एक बेहद शानदार स्रोत है, सिक्योरिंग द गेटवे, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इन ASP.NET कोर। बहुत ही बेहतरीन डॉक्यूमेंट है ये। और इस चर्चा का मुख्य मिशन वेब सिक्योरिटी के इस सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर भ्रमित करने वाले विषय को बिल्कुल आसान और व्यावहारिक बनाना है। चाहे कोई अपनी किसी महत्वपूर्ण टेक मीटिंग की तैयारी कर रहा हो, या कोई डेवलपर अपने अगले प्रोजेक्ट को सुरक्षित बनाने के तरीके ढूंढ रहा हो, ये चर्चा उन सभी के लिए सिक्योरिटी की पूरी तस्वीर साफ कर देगी। तो चलिए इस पहेली को थोड़ा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। जब भी सिक्योरिटी की बात आती है तो दो शब्द सबसे ज्यादा सुनाई देते हैं, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। हाँ, और अक्सर इन दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू या एक ही चीज मान लिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इन दोनों के बीच की तकनीकी लकीर आखिर कहाँ खींची जाती है? देखिए, सिक्योरिटी की दुनिया में इन दोनों का काम बिल्कुल अलग है। ऑथेंटिकेशन का सीधा सा मतलब है यूजर कौन है, मतलब पहचान साबित करना। राइट। ये सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि जो व्यक्ति या डिवाइस अंदर आने का दावा कर रहा है वो असल में वही है या नहीं। अच्छा, तो ऑथराइजेशन क्या है फिर? ऑथराइजेशन का काम ऑथेंटिकेशन के बाद शुरू होता है। एक बार जब पहचान साबित हो गई तो ऑथराइजेशन ये तय करता है कि उस यूजर को किन चीजों तक पहुंचने का अधिकार है। वो सिस्टम के अंदर क्या कर सकता है और क्या नहीं। बिल्कुल। अगर इसे HTTP स्टेटस कोड्स के नजरिए से देखें, जो डेवलपर्स अक्सर स्क्रीन पर देखते हैं, हाँ, तो जब ऑथेंटिकेशन फेल होता है तो सर्वर 401 अनऑथराइज्ड का एरर देता है। यानी सर्वर कह रहा है कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो। एकदम सही। लेकिन जब ऑथराइजेशन फेल होता है तो एरर 403 फॉरबिडन आता है। अच्छा, मतलब सर्वर कह रहा है कि मैं जानता हूं तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें इस फाइल को छूने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल यही बात है। इन दोनों के फर्क को समझने के लिए मुझे ना एक नाइट क्लब का उदाहरण बहुत कारगर लगता है। अरे वाह, बताइए। ऑथेंटिकेशन वो सिक्योरिटी गार्ड है जो नाइट क्लब के मुख्य दरवाजे पे खड़ा है। जो आईडी चेक करता है। हाँ, कोई व्यक्ति वहां जाता है, गार्ड आईडी मांगता है, तस्वीर मिलाता है और ये तय करता है कि व्यक्ति वही है जो वो दावा कर रहा है। आईडी सही होने पर वो क्लब के अंदर जाने देता है। बिल्कुल। लेकिन ऑथराइजेशन वो VIP बाउंसर है जो क्लब के अंदर खड़ा है, जो दरवाजे पर नहीं जाता। हाँ, बल्कि वो ये तय करता है कि अंदर आ चुके लोगों में से किसके पास VIP लाउंज में जाने का पास है, या कौन सिर्फ डांस फ्लोर पर जा सकता है, और किसे बार के पीछे जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। और इस बाउंसर वाले उदाहरण में एक बात और जोड़ी जा सकती है। वो क्या? दरवाजे के गार्ड यानी ऑथेंटिकेशन के पास पहचान पुख्ता करने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे पासवर्ड्स? हाँ, सबसे पुराना और आम तरीका है यूजर नेम और पासवर्ड इस्तेमाल करना। लेकिन आज के समय में सिर्फ पासवर्ड काफी नहीं है, क्योंकि पासवर्ड्स तो आसानी से चोरी हो सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA का इस्तेमाल देखते हैं, जहां पासवर्ड के साथ साथ फोन पर आया हुआ OTP भी डालना पड़ता है, या कोई बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट देना होता है। ये गार्ड को दो अलग अलग सबूत देने जैसा है। अब जब ये नाइट क्लब के दरवाजे का कॉन्सेप्ट साफ हो गया है तो ये देखना दिलचस्प है कि ASP.NET कोर नाम का फ्रेमवर्क इस दरवाजे की सुरक्षा को आखिर डिजाइन कैसे करता है। स्रोत के अनुसार इसमें कुछ इनबिल्ट स्कीम्स दी गई हैं। हाँ, सबसे पहले कुकी ऑथेंटिकेशन का जिक्र आता है,
जो पारंपरिक वेब एप्लीकेशंस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये काम कैसे करता है? देखिए, कुकी ऑथेंटिकेशन एक स्टेटफुल प्रक्रिया है। स्टेटफुल? हाँ, मतलब जब कोई यूजर अपना सही यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करता है तो सर्वर अपनी मेमोरी या डेटाबेस में एक सेशन बनाता है। अच्छा। इसके बाद सर्वर एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल, जिसे कुकी कहते हैं, यूजर के ब्राउजर को भेजता है। और इस कुकी में एक यूनिक सेशन आईडी होती है ना? बिल्कुल। अब अगली बार जब वो यूजर वेबसाइट का कोई दूसरा पेज खोलता है तो ब्राउजर चुपचाप वो कुकी सर्वर को वापस भेज देता है। और सर्वर उस कुकी की आईडी को अपनी मेमोरी में चेक करता है। हाँ, और समझ जाता है कि ये वही यूजर है जो अभी लॉगिन करके आया है। लेकिन मुझे इसमें एक बड़ी तकनीकी समस्या नजर आ रही है। वो क्या? अगर ये सिस्टम पूरी तरह से सर्वर की मेमोरी पर निर्भर है तो क्या होगा जब वेबसाइट पर अचानक लाखों यूजर्स एक साथ आ जाएं? हो सकता है। या उसे स्केल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और यही कुकी ऑथेंटिकेशन की सबसे बड़ी कमजोरी है, खासकर आजकल के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में। बिल्कुल, या एपीआई आधारित एप्लीकेशंस में। और इसी समस्या को सुलझाने के लिए JWT बियरर ऑथेंटिकेशन का जन्म हुआ। JWT यानी जेसन वेब टोकन्स। राइट। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पूरी तरह से स्टेटलेस तरीके से काम करता है। स्टेटलेस का मतलब ये हुआ कि सर्वर यूजर के सेशन को अपनी मेमोरी में याद ही नहीं रखता। एकदम सही। तो फिर सर्वर को कैसे पता चलता है कि यूजर कौन है? मतलब जादू तो नहीं है? नहीं, जादू नहीं है। इस प्रक्रिया में सारा डेटा और पहचान उस टोकन के अंदर ही मौजूद होती है। अच्छा। जब यूजर लॉगिन करता है तो सर्वर उसे एक JWT टोकन बनाकर देता है। इस टोकन के 3 हिस्से होते हैं: हेडर, पेलोड और सिग्नेचर। तो पेलोड में क्या होता है? पेलोड में यूजर की जानकारी होती है, जैसे उसका नाम, ईमेल या उसकी आईडी। और यूजर का ब्राउजर या मोबाइल ऐप इस टोकन को अपने पास रख लेता है। बिल्कुल। और हर बार जब सर्वर से कोई जानकारी मांगनी होती है तो इस टोकन को साथ भेजता है। तो सर्वर बस उस टोकन को डिकोड करता है, पेलोड पढ़ता है और जान जाता है कि यूजर कौन है। हाँ, उसे अपने डेटाबेस में झांकने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बताइए। अगर टोकन यूजर के पास है और सारी जानकारी उसी टोकन के अंदर पेलोड में लिखी है, तो कोई भी हैकर उस टोकन को डिकोड करके पेलोड में अपना नाम बदलकर एडमिन लिख सकता है। बिल्कुल लिख सकता है। तो अगर सर्वर सिर्फ उस टोकन पर भरोसा कर रहा है तो क्या ये सिस्टम सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा खतरा नहीं है? पहली नजर में ऐसा ही लगता है कि ये एक खतरनाक तरीका है। हाँ। लेकिन असल में JWT की सुरक्षा उसके तीसरे हिस्से यानी सिग्नेचर में छिपी होती है। ये सिग्नेचर कैसे बनता है? जब सर्वर टोकन बनाता है तो वो हेडर और पेलोड की डेटा को लेता है और उसमें एक सीक्रेट की मिलाता है। और ये सीक्रेट की सिर्फ सर्वर के पास होती है? सिर्फ और सिर्फ सर्वर के पास, सुरक्षित। फिर सर्वर इस पूरे मिक्सचर को क्रिप्टोग्राफी की मदद से हैश करके एक सिग्नेचर बनाता है। अच्छा, इसका मतलब अगर किसी हैकर ने पेलोड में जरा सा भी बदलाव किया तो वो सिग्नेचर उस नए पेलोड से मैच नहीं करेगा। अरे वाह! मतलब हैकर पेलोड तो बदल सकता है लेकिन वो एक नया और सही सिग्नेचर नहीं बना सकता। बिल्कुल, क्योंकि उसके पास सर्वर की वो सीक्रेट की नहीं है। तो जब वो छेड़छाड़ किया हुआ टोकन वापस सर्वर के पास आता है, सर्वर सबसे पहले उस टोकन का नया सिग्नेचर बनाकर पुराने सिग्नेचर से मिलाता है। और अगर वे मैच नहीं करते तो सर्वर समझ जाता है कि बीच में किसी ने डेटा के साथ छेड़छाड़ की है। राइट। और वो उस टोकन को तुरंत रिजेक्ट कर देता है। इसीलिए सर्वर को यूजर को याद रखने की जरूरत नहीं है। उसे बस अपने खुद के बनाए हुए सिग्नेचर के गणित पर भरोसा करना होता है। डिजाइन किया गया है। हाँ, बहुत ही सॉलिड आर्किटेक्चर है। इसके अलावा स्रोत में एक और चीज का जिक्र है, OAuth और OpenID कनेक्ट। हाँ। आजकल हम लगभग हर जगह देखते हैं ना, गूगल से लॉगिन करें या फेसबुक से लॉगिन करें का बटन। हाँ। क्या ये वही तकनीक है? हाँ, बिल्कुल। OAuth 2.0 और OpenID कनेक्ट उसी तकनीक के नाम है। ये थर्ड पार्टी आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स के साथ जुड़ने का एक फ्रेमवर्क है। ये काम कैसे करता है आसान भाषा में? ये ऐसे काम करता है जैसे आप अपनी गाड़ी किसी होटल के वैले को देते हैं। अच्छा। आप वैले को एक खास चाबी देते हैं जिससे वो सिर्फ गाड़ी चलाकर पार्क कर सकता है। लेकिन वो उस चाबी से गाड़ी की डिक्की नहीं खोल सकता है? या आपके घर का दरवाजा नहीं खोल सकता। OAuth इसी तरह डेलीगेटेड एक्सेस पर काम करता है। मतलब यूजर अपना पासवर्ड सीधे किसी नई वेबसाइट को नहीं देता? बिल्कुल नहीं। वो गूगल को अपनी पहचान साबित करता है। और गूगल उस नई वेबसाइट को एक टोकन देता है जो कहता है, हाँ, मैंने इसकी पहचान कर ली है, आप इसे अंदर आने दें। एकदम सही। और ये बहुत सुविधाजनक है। हाँ, क्योंकि यूजर्स को हर छोटी बड़ी वेबसाइट के लिए नया अकाउंट और नया पासवर्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट।
अब अगर एक डेवलपर के नजरिए से सोचें तो ASP.NET कोर में इस पूरी ऑथेंटिकेशन व्यवस्था को कोड के जरिए लागू कैसे किया जाता है? ASP.NET कोर का आर्किटेक्चर इसे बहुत ही व्यवस्थित बनाता है। आधुनिक .NET वर्जन्स में कॉन्फ़िगरेशन का सारा काम program.cs फाइल में होता है। सिर्फ उसी फाइल में? हाँ, डेवलपर बस एक लाइन का कोड लिखता है, builder.services.add-authentication, और फिर बताता है कि उसे कौन सी स्कीम चाहिए। बिल्कुल। और स्रोत के FAQ सेक्शन में एक बहुत ही अहम बात बताई गई है कि एक ही एप्लीकेशन में कई ऑथेंटिकेशन स्कीम्स एक साथ भी काम कर सकती हैं। यानी अगर एक ही सिस्टम के अलग-अलग हिस्से हों तो वे अलग-अलग तरीके अपना सकते हैं। हाँ, मान लीजिए एक वेबसाइट है। जब कोई आम यूजर ब्राउजर से वेबसाइट खोलता है तो सिस्टम कुकीज का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन उसी वेबसाइट का जो मोबाइल ऐप वर्जन है वो सर्वर से बात करने के लिए API के जरिए JWT टोकन का इस्तेमाल कर सकता है। और सिस्टम कंफ्यूज नहीं होता? बिल्कुल नहीं। ASP.NET कोर का मिडलवेयर इतना स्मार्ट है कि वो आने वाली रिक्वेस्ट को देखकर समझ जाता है कि उसे किस ऑथेंटिकेशन स्कीम के पास भेजना है। दोनों स्कीम्स एक ही बैकएंड पर बिना किसी टकराव के काम कर सकती हैं। बिल्कुल। ये तो हो गई दरवाजे से अंदर आने की बात। यूजर अब अंदर आ चुका है, उसकी पहचान पक्की हो चुकी है। हाँ, ऑथेंटिकेशन पूरा हुआ। लेकिन अब उसे सिर्फ वहीं जाने देना है जहां जाने की उसे इजाजत है। यहीं से ऑथराइजेशन यानी बाउंसर की भूमिका शुरू होती है। सही कहा। इसमें सबसे पहले रोल बेस्ड ऑथराइजेशन का नाम आता है। ये कैसे काम करता है? रोल बेस्ड तरीका सबसे पुराना और सरल मॉडल है। इसमें यूजर्स को कुछ भूमिकाएं या रोल्स दे दिए जाते हैं। जैसे सिस्टम में किसी को एडमिन बना दिया गया। हाँ, किसी को यूजर और किसी को मैनेजर। अब मान लीजिए कोई वेब पेज या API एंडपॉइंट है जहां सिर्फ एडमिन ही जा सकता है। तो कोड में क्या करना होगा? ASP.NET कोर में डेवलपर को बस उस कोड के ऊपर एक एट्रीब्यूट लगाना होता है, ऑथराइज रोल्स इक्वल टू एडमिन। बस ये एक लाइन और काम हो गया। हाँ, अगर कोई यूजर रोल वाला व्यक्ति उस पेज पर जाने की कोशिश करेगा तो सिस्टम उसे 403 फॉरबिडन एरर देकर बाहर कर देगा। ये रोल बेस्ड तरीका सुनने में तो बहुत आसान लगता है। लेकिन क्या ये असल दुनिया की जटिलताओं के लिए काफी है? मतलब रोल्स तो बहुत जल्दी आउटडेट हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी में 500 कर्मचारी हैं। अगर कोई कर्मचारी सेल्स डिपार्टमेंट से फाइनेंस डिपार्टमेंट में चला जाए या उसका प्रमोशन हो जाए, तो क्या किसी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को मैन्युअली जाकर उसके रोल्स बदलने पड़ेंगे? हाँ, और अगर नियम बहुत घुमावदार हो तो? जैसे ये खुफिया रिपोर्ट सिर्फ वही मैनेजर देख सकता है जो पिछले 5 साल से कंपनी में है और जिसका डिपार्टमेंट फाइनेंस है। ये तो मुश्किल है। ऐसे में सिर्फ मैनेजर का रोल तो काम नहीं करेगा, क्योंकि हर मैनेजर को वो रिपोर्ट नहीं दिखनी चाहिए। यहीं पर रोल बेस्ड सिस्टम की सीमाएं टूट जाती हैं। वो बहुत सख्त हैं। तो इसका हल क्या है ASP.NET कोर में? ऐसे जटिल और गतिशील नियमों के लिए ASP.NET कोर में पॉलिसी बेस्ड ऑथराइजेशन और क्लेम्स बेस्ड ऑथराइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। जब हम builder.services.add-authentication का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी कस्टम पॉलिसीज बना सकते हैं। इन क्लेम्स को कैसे समझा जाए? क्या ये किसी डिजिटल पासपोर्ट की तरह है? ये डिजिटल पासपोर्ट की तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। कैसे? जैसे एक असली पासपोर्ट पर सिर्फ ये नहीं लिखा होता कि आप नागरिक हैं, जो कि एक रोल है। हाँ, पासपोर्ट पर तो अलग-अलग मोहरें और जानकारियां होती हैं। बिल्कुल। जैसे आपकी उम्र क्या है, आपने किन देशों की यात्रा की है या आपका वीजा कब खत्म हो रहा है। क्लेम्स बिल्कुल वैसे ही है। मतलब वे यूजर के बारे में जानकारी के छोटे-छोटे टुकड़े या तथ्य हैं। हाँ, एकदम सही। तो जो पॉलिसी है वो इन क्लेम्स का इस्तेमाल करके फैसले लेती है। हाँ, डेवलपर एक पॉलिसी बना सकता है जिसका नाम हो, मान लीजिए, सीनियर फाइनेंस एक्सेस। इस पॉलिसी के अंदर आवश्यकताएं लिखी जाती हैं। नियम ये होगा कि इस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए यूजर के पास एक क्लेम होना चाहिए जिसमें डिपार्टमेंट फाइनेंस हो, और एक दूसरा क्लेम होना चाहिए जहां ज्वाइनिंग डेट आज से कम 5 साल पुरानी हो। बिल्कुल। जब भी कोई यूजर उस रिपोर्ट को खोलने की कोशिश करेगा, ASP.NET कोर का ऑथराइजेशन हैंडलर तुरंत उस यूजर के सभी क्लेम्स को चेक करेगा। और अगर एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो एक्सेस वहीं रोक दिया जाएगा, 403 फॉरबिडन। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई कर्मचारी कल किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होता है तो उसका सिर्फ डिपार्टमेंट वाला क्लेम डेटाबेस में अपडेट होगा और कोड में कोई बदलाव किए बिना ही उसकी पहुंच अपने आप बदल जाएगी। ये तो बहुत ही स्मार्ट है। कितना ही नहीं, स्रोत एक और गहरे स्तर की बात करता है।
रिसोर्स बेस्ड ऑथराइजेशन। ये क्या होता है? कभी कभी ये जानना काफी नहीं होता कि यूजर कौन है, बल्कि ये भी देखना पड़ता है कि वो किस विशिष्ट डेटा या रिसोर्स के साथ काम कर रहा है। कोई उदाहरण देके समझाइए। मान लीजिए एक ब्लॉगिंग एप्लीकेशन है, एक यूजर ऑथर है। हाँ, तो वो लेख लिख सकता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी दूसरे ऑथर का ड्राफ्ट एडिट कर सकता है। हाँ, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ अपना खुद का ड्राफ्ट एडिट कर सकता है। इसके लिए ASP.NET Core कोड को रन टाइम पर उस विशिष्ट दस्तावेज के ऑथर आईडी को यूजर के क्लेम आईडी के साथ मैच करने की सुविधा देता है। अच्छा, तो ये सुरक्षा का सबसे सूक्ष्म स्तर हुआ। हाँ, सबसे ग्रैनुलर कंट्रोल। यानी डेवलपर्स कितने भी जटिल और बारीक एक्सेस कंट्रोल डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल दिमाग में आता है। हाँ, पूछिए। मान लीजिए किसी टीम ने अपना ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन बिल्कुल परफेक्ट कर लिया, JWT एकदम सही काम कर रहे हैं, पॉलिसीज बेहतरीन बनी हुई हैं। क्या वो एप्लीकेशन अब पूरी तरह से सुरक्षित है, या ये कुछ ऐसा है कि हमने दुनिया का सबसे बेहतरीन गार्ड और सबसे सख्त बाउंसर तो दरवाजे पे खड़ा कर दिया है, लेकिन बिल्डिंग के पीछे की कोई खिड़की खुली छूट गई हो? हाँ, जहां से कोई भी अंदर आ सकता है। सुरक्षा के मामले में अक्सर यही होता है। सिर्फ गेटवे को सुरक्षित कर लेना ही काफी नहीं है। तो और क्या करना होता है? एक एप्लीकेशन को बाहरी दुनिया के अन्य खतरों से भी बचाना होता है। स्रोत में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है कि सुरक्षा की एक संपूर्ण तस्वीर देखने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस का पालन करना अनिवार्य है। उन खुली खिड़कियों को बंद करना होगा। स्रोत में कौन सी प्रमुख बेस्ट प्रैक्टिसेस का जिक्र है? सबसे पहला और बुनियादी नियम है हमेशा HTTPS का उपयोग करना। अगर एप्लीकेशन सिर्फ HTTP पे चल रही हो तो क्या खतरा है? तो यूजर का सारा डेटा, यहाँ तक कि उसके पासवर्ड्स और JWT टोकन्स भी नेटवर्क पर प्लेन टेक्स्ट में सफर करते हैं। अरे बाप रे! हाँ, बीच में कोई भी राउटर या हैकर मैन इन द मिडल अटैक के जरिए उस डेटा को पढ़ सकता है। और HTTPS उस पूरे रास्ते को इनक्रिप्ट कर देता है। बिल्कुल, अगर कोई हैकर बीच में डेटा चुराने की कोशिश भी करे तो उसे सिर्फ समझ से बाहर का इनक्रिप्टेड कचरा ही मिलेगा। और मजबूत पासवर्ड पॉलिसीज की बात भी आती है। हाँ, वो तो सबसे जरूरी है। क्योंकि अगर किसी यूजर का पासवर्ड ही 123456 है या कंपनी MFA का इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो सबसे मजबूत हैशिंग एल्गोरिदम भी सिस्टम को नहीं बचा सकता। ये तो वही बात हो गई कि तिजोरी बहुत मजबूत है, लेकिन चाबी उसी के ऊपर छोड़ दी गई है। बिल्कुल। इसके अलावा स्रोत में इनपुट वैलिडेशन के बारे में भी कुछ बताया गया है। ये एक बहुत ही गंभीर खतरा है जिसे इंजेक्शन अटैक्स कहा जाता है, खासकर SQL इंजेक्शन। ये कैसे होता है? मान लीजिए लॉगिन फॉर्म में यूजर नेम डालने की जगह है। हाँ। कोई सामान्य यूजर वहां अपना नाम राहुल लिखेगा, लेकिन एक हैकर वहां अपना नाम डालने के बजाय डेटाबेस का कोई कमांड लिख सकता है, जैसे OR1 = 1। और अगर बैकएंड कोड सही तरीके से लिखा नहीं गया है तो वो उस कमांड को डेटाबेस में रन कर देगा, जिससे हैकर बिना पासवर्ड के ही सिस्टम में घुस सकता है या पूरा डेटाबेस ही डिलीट कर सकता है। इसे रोकने का क्या तरीका है? इसे रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है कि यूजर द्वारा डाले गए किसी भी इनपुट को सर्वर पर प्रोसेस करने से पहले वैलिडेट और सैनिटाइज किया जाए। मतलब सर्वर को कभी भी यूजर के इनपुट पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ASP.NET Core और एंटिटी फ्रेमवर्क जैसे टूल्स पैरामीटराइज्ड क्वेरीज का इस्तेमाल करते हैं, जो इस खतरे को डिफॉल्ट रूप से खत्म कर देते हैं। लेकिन डेवलपर्स को इसके प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। हाँ, और आखिरी चीज जो स्रोत में दी गई है वो है एप्लीकेशन और उसकी डिपेंडेंसीज को नियमित रूप से अपडेट करते रहना। ये अपडेट वाला हिस्सा तो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जो कि बहुत खतरनाक है। क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया में खतरे हर दिन बदल रहे हैं। जो ताला कल पूरी तरह सुरक्षित माना जाता था, हो सकता है आज किसी हैकर ने उसकी नई कमजोरी ढूंढ ली हो। बिल्कुल। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज में अक्सर सुरक्षा खामियां निकलती रहती हैं। सुरक्षा कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर काम खत्म हो जाए। यह एक लगातार चलने वाली यात्रा है। हाँ, ASP.NET Core डेवलपर्स को वो सारे औजार देता है जिनसे वे मजबूत, स्केलेबल और लचीले सुरक्षित एप्लीकेशंस बना सकते हैं। चाहे वो इनबिल्ट फीचर्स का इस्तेमाल करना हो, कस्टम क्लेम्स बनाना हो, या अपनी जरूरत के हिसाब से पूरी तरह से नए मिडलवेयर लिखना हो। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा का अगर हम निचोड़ निकालें तो ये साफ है कि ASP.NET Core ने सुरक्षा को एक बाहरी बोझ की तरह नहीं,
बल्कि सिस्टम की एक मजबूत नींव की तरह डिजाइन किया है। बिल्कुल। ऑथेंटिकेशन से ये पक्का करना कि यूजर कौन है और ऑथराइजेशन से ये कंट्रोल करना कि वो क्या कर सकता है। और इन दोनों के बीच के बारीक अंतर को कोड के जरिए लागू करना ही एक सुरक्षित डिजिटल दुनिया बनाने की पहली सीढ़ी है। कुकीज से लेकर JWT तक के विकास ने ये दिखा दिया है कि जैसे जैसे वेब का स्केल बढ़ा है, सुरक्षा के तरीकों ने भी खुद को कैसे बेहतर किया है। एकदम सही। और आखिर में एक विचार है जो इस स्रोत की नींव पर ही आधारित है। अच्छा, लेकिन हमें भविष्य की संभावनाओं की ओर देखने पर मजबूर करता है। बताइए क्या विचार है? देखिए, आज हम जटिल नियमों के लिए कस्टम पॉलिसीज का कोड लिखते हैं, क्लेम सेट करते हैं। हाँ। लेकिन जैसे जैसे ये सुरक्षा के नियम और भी ज्यादा जटिल होते जा रहे हैं, क्या भविष्य में ऐसा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद यूजर के रियल टाइम बर्ताव को पढ़ेगा और ये ऑथराइजेशन पॉलिसीज खुद ब खुद लिखेगा या बदलेगा? हाँ, डायनामिकली। ये विचार तो बहुत ही गहरा है। हाँ। मतलब ये काम कैसे करेगा? मान लीजिए कोई एम्प्लॉय हमेशा दिन के वक्त काम करता है और सिर्फ अपनी ब्रांच का डेटा देखता है। ठीक है। अचानक किसी दिन रात के 2 बजे वो किसी दूसरे देश के IP एड्रेस से किसी बेहद संवेदनशील डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है, जो कि बहुत ही संदिग्ध है। आज के सिस्टम में अगर उसके पास सही रोल या क्लेम है तो वो डेटा देख लेगा, क्योंकि नियम तो पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या आने वाले समय का AI पावर्ड ASP.NET कोर सिस्टम उस अजीब बर्ताव को तुरंत भांप कर बिना किसी इंसान के कोड लिखे अपने आप एक नई पॉलिसी बनाएगा और उसे वहीं रोक देगा? अरे वाह! क्या आने वाले समय में कोड लिखने की इस प्रक्रिया और इंसानी अंतर्ज्ञान के बीच की लकीर पूरी तरह धुंधली हो जाएगी? एक ऐसा सिस्टम जो खुद ब खुद सोचता हो और नियमों को हालात के हिसाब से बदलता हो। बिल्कुल। मतलब एक ऐसा सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर जो सिर्फ नियम या डिजिटल पासपोर्ट नहीं पढ़ता, बल्कि रियल टाइम में नियत भी भांप लेता हो। ये तकनीकी विकास का एक बेहद रोमांचक पहलू है और सोचने पर मजबूर कर देने वाला भी। इसी नई और गहरी जिज्ञासा के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जो भी इसे सुन रहा है, मुझे उम्मीद है कि उन्हें सिक्योरिटी का यह डिजाइन अब आसान लगने लगा होगा। इस विषय पर लगातार सीखते रहना और अपनी डिजिटल दुनिया की दीवारों को मजबूत बनाए रखना ही सबसे अच्छी रणनीति है। सुनते रहिए और नई तकनीकी गहराइयों को एक्सप्लोर करते रहिए।